जय हिंद दोस्तों। आज संविधान के भाग 5 का हम अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, और राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, क्या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है। इन सब बातों का आज अध्ययन हम करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, और अनुच्छेदवार अध्ययन करेंगे और आप इसको नोट करते भी जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला देखते हैं संविधान का भाग 5, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के और भी अधिकार हैं जो आगे के अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। आज हम 52 से लेकर 62 तक पढ़ेंगे। और इसमें आप जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को ही देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। देश का ये संवैधानिक प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। विदेशों में भी जो भी समझौते किए जाते हैं इसी के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। देश में भी जो कानून बनता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही बनता है। तो ये राष्ट्र का प्रमुख हो गया, देश का प्रथम नागरिक हो गया, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष हो गया, और यह हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। मंत्रिपरिषद के बारे में आगे के अनुच्छेदों में हम जब 75 की तरफ बढ़ेंगे तो उसका अध्ययन करेंगे। अब आइए 52 देखते हैं। 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 बताता है संविधान का कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा, जो सेंटर की कार्यपालिका जो होती है उसका प्रधान होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। प्रश्न पूछता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। यदि प्रश्न ये पूछता है संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान, अगर वास्तविक शब्द आ रहा है, अगर वास्तविक नहीं आ रहा है तो नहीं, वास्तविक आ रहा है तो प्रधानमंत्री उत्तर होगा। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन जब बात आएगी कि वास्तविक शक्ति किस में होती है तो प्रधानमंत्री में होती है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। अगला अनुच्छेद देखते हैं 54। यह बात करता है 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, क्या जनता सीधे भाग लेगी या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो देखिए इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य भी होते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। और प्लस राज्यों के विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद नहीं, इसलिए शब्द इस्तेमाल हुआ है विधानसभा। यहाँ विधानमंडल शब्द न यूज होके विधानसभा यूज हुआ है, क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। और भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 5 या 7 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा राज्यों के। तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सॉरी, यहाँ मनोनीत सदस्य नहीं रहेंगे, 2 यहाँ से नहीं रहेंगे और 12 यहाँ से नहीं रहेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस जो है एक 70वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिससे हुआ था केंद्र शासित प्रदेशों में भी यदि विधानसभाएं हैं तो उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उस समय दिल्ली और पुडुचेरी, जिसको पांडिचेरी आप कहते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। तो कौन कौन से निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे, लोकसभा, राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
और पांडिचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। तो ये तो हो गए निर्वाचन मंडल में शामिल। अब आते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 55 में दिया गया है। देखिए, यदि प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी। तो ये दिल्ली और पुडुचेरी ये 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको भी शामिल कर लिया गया कि ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अब उसकी प्रक्रिया क्या है, वोटिंग कैसे होती है, किस प्रोसेस के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसको 55 में बताया गया है कि क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, वोटिंग कैसे होगी। निर्वाचन, ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से ना होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें प्रक्रिया क्या है, तो इसमें दो प्रक्रिया मेन आपको ध्यान रखना है। पहला है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अर्थात सभी राज्यों के नागरिकों का हिस्सेदारी हो जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया गया है। दूसरा क्या है, एकल संक्रमणी हस्तांतरित पद्धति, यानी कि ऑप्शनल रहते हैं। पहला जब पद्धति से वोटिंग की मत मूल्य निकाल लिया जाता है, तो एकल संक्रमणी हस्तांतरित पद्धति होता है कि अगर 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं, तो जो निर्वाचक मंडल के सदस्यगण हैं उनको ये तय करना होगा कि नंबर 1 पर किसको रख रहे हैं, नंबर 2 पर किसको रख रहे हैं, नंबर 3 पर किसको रख रहे हैं और नंबर 4 पर किसको रख रहे हैं। तो उनको अपना एक श्रेणी देना होगा कि हम वरीयता क्रम उनको देना होगा। तो एकल संक्रमणी हस्तांतरित पद्धति, अगर कुछ एक निर्धारित मत है, उस मत तक वो अगर एक उम्मीदवार नहीं पाता है, तो ये वोट दूसरे के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। अब इसमें जैसा कि आप जान गए हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य, निर्वाचक मंडल में कौन कौन हो गए, सांसद हो गए और विधायक हो गए। तो एक विधायक के मत का, अगर एक विधायक कोई वोटिंग कर रहा है तो उसके मत का क्या मूल्य होगा, क्या प्राइस होगा, उसका फार्मूला क्या है। तो एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं और वो जो संख्या आती है उसमें पुनः 1000 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सपोज करिए 25 करोड़ है और यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या जो विधायक हैं वो 403 विधायक हैं, तो 25 करोड़ में 403 विधायकों का डिवाइड कर देंगे, जो आएगी संख्या उसमें पुनः जो है 1000 का विभाजन कर देंगे। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से एक विधायक के मत का मूल्य हमको उत्तर प्रदेश का मिल गया। अब ये ध्यान ये रखना है कि हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अलग रहेगी और वहाँ उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या अलग रहेगी। अब सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, तो जो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य हमको प्राप्त हो गया। सपोज करिए कि 4120 अगर विधानसभा सदस्य हैं पूरे भारत में, तो उनके सभी सदस्यों का मत का मूल्य हमने यहाँ पर जोड़ लिया और उसमें से सभी सांसदों की संख्या से हमने डिवाइड कर दिया। सपोज करिए कि 4120 सभी विधानसभा सदस्यों की संख्या है। अब प्रत्येक विधानसभा सदस्य का जो मत मूल्य है उसको योग करके और उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा में जितने निर्वाचित सदस्यगण हैं, जैसे लोकसभा में 533 निर्वाचित होते हैं सांसद और राज्यसभा में 243 243, इस दोनों को योग करते हैं तो 776 आता है। तो 776 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक सांसद के मत का मूल्य मिल जाएगा। तो एक विधायक के मत का मूल्य इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, एक सांसद के मत का मूल्य
इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो ये प्रक्रिया किसमें बताया गया है? निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी हस्तांतरित पद्धति पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन दिए रहेंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी हस्तांतरित पद्धति। अब क्या होता है कि कितनी निश्चित मतों का भाग से तात्पर्य यह है कि सपोज करिए कि उसको मिनिमम कितने मत प्राप्त होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर वो 51% से कम है तो नहीं बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है कि कुल वैध मत मान लीजिए पड़े 100, तो इसमें डिवाइड करिए 2 से, आप +1 जोड़ दीजिए, तो कुल वैध वोटिंग में कुल 100 मत पड़े, 2 से डिवाइड किया आपने तो 50 आ गया, और 50 में 1 जोड़ दीजिए, तो कुल जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो रहा है उसको 51 मत प्राप्त होने ही चाहिए। तो ये निश्चित मत का निकालने का तरीका होगा कि कुल कितने वैलिड वोट पड़े, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे और +1 ऐड कर देंगे। अगर इतना किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, नहीं तो फिर ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा और एकल संक्रमणी हस्तांतरित पद्धति द्वारा जो उम्मीदवार उसमें से कम वोट पाते जाएंगे उनके वोट अगले वाले को हस्तांतरित होते जाएंगे। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी हस्तांतरित पद्धति। तो ये आर्टिकल 55 हो गया निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान। अब आते हैं 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति की कितनी पदावधि होगी, कितने अवधि तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। तो राष्ट्रपति जिस दिन पद ग्रहण करता है उससे 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। जिस दिन उसने अपना पद ग्रहण किया उससे ठीक 5 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है, रिजाइन देना है, तो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र देगा। शर्त क्या होगी उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देने की? कि वो त्याग पत्र लिखित होना चाहिए, मौखिक नहीं, उसके राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो, और तीसरा कि लोकसभा को तुरंत सूचित किया जाए कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद 3 चीजों से ही मिलकर बन रही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, इसलिए लोकसभा को तुरंत इसका लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। कैसा देगा? लिखित रूप से देगा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और लोकसभा को तुरंत सूचित किया जाएगा। ये हो गया 56। अब आते हैं पुनर्निर्वाचन। 57 ये बताता है कि राष्ट्रपति का क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है, क्या राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है? तो इसमें हमारा संविधान स्पष्ट रूप से मौन है। यह संविधान नहीं, भारतीय संविधान बता रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है दोबारा। वो व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति रह चुका है वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं। जबकि यूएसए आदि देशों के आप देखते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट क्लियर है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी एक बार वो राष्ट्रपति बना फिर अगले कार्यकाल के लिए भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारतीय संविधान यहाँ पर मौन है, लेकिन उदाहरण में हमारे इतिहास में, भारतीय संविधान के इतिहास में देखने को मिला है कि भारत का राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, तो राजेंद्र प्रसाद महामहिम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं। तो भारत के इतिहास में यह 2 बार उन्हीं का एक केवल एग्जाम्पल मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार भी राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो ये बात आती है पुनर्निर्वाचन की। तो पुनर्निर्वाचन में संविधान मौन है, लेकिन संवैधानिक इतिहास हमारा बताता है कि भारत का राष्ट्रपति अगले कार्यकाल के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। अब 57 के बाद 58 आते हैं। 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की क्या योग्यताएं हैं।
वो कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसको मिनिमम, वो कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसको रखने वाला व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि वो 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 वर्ष में एक भी दिन कम है तो वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन 35 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर चुका हो और भारत का नागरिक हो, अधिकतम ध्यान देने योग्य बात है कि अधिकतम उम्र का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि 65 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, तो अधिकतम उम्र की यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं दी गई है, मिनिमम दिया गया है 35 ईयर्स। तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पर 3 क्वालिफिकेशन मुख्य रूप से दिया गया है। भारत का वो नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। अब आते हैं अगला आर्टिकल 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं? राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं? तो यहाँ पर 4 शर्तें बताई गई हैं। पहला कि किसी सदन का सदस्य न हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हो वो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सपोज करिए कि अगर वो सदस्य है ही, तब क्या होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव तो वो लड़ेगा और राष्ट्रपति का चुनाव यदि वो जीत जाता है तो शपथ ग्रहण जब जिस दिन करता है, शपथ ग्रहण करने के दिनांक से ही वह राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा जहां का भी सदस्य है, फिर वहां की सदस्यता उसकी खत्म हो जाएगी और राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करके राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वो निर्वहन करेगा। जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जो कोविंद जी हैं, उनको आपने देखा कि वो बिहार के राज्यपाल थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद की चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति पद का चुनाव उन्होंने जीता और वहाँ के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये यहाँ पर आप स्पष्ट हो गया होगा आपको कि लोकसभा के किसी सदन का वो सदस्य न हो, यदि है तब भी चुनाव लड़ेगा, लेकिन जीतने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद वो पद उसका रिक्त समझा जाएगा। अगला क्या है? लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी राष्ट्रपति होते हुए किसी सरकारी पद पर वो काम नहीं कर सकता है। यानी सरकारी व्यक्ति भी ये चुनाव, जो लोक सेवक है, सरकारी सेवक है, वो चुनाव नहीं लड़ेगा और राष्ट्रपति जीतने के बाद भी वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया कि राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। निःशुल्क आवास मिलेगा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, सारी सुविधाएं उसकी निःशुल्क रहेंगी। ये राष्ट्रपति को सुविधाओं की बात करता है। चौथा पॉइंट करता है पद के दौरान भत्ते उपलब्धियां कम नहीं किया जाएगा। अनुसूची 2 में आपने वेतन भत्ते पढ़ा होगा, तो उसके पद कार्यकाल के दौरान न उसको वेतन कम किया जाएगा, न उसकी उपलब्धियां कम की जाएगी, न उसके भत्ते कम किए जाएंगे। ये इसका चौथा पॉइंट बताता है। अगला देखते हैं 59 के बाद आते हैं 60 अनुच्छेद 60 पर शपथ की बात करता है कि राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा और राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन। तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर सपोज करिए कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश तत्काल उस समय मौजूद नहीं है देश में, या पद रिक्त चल रहा है या प्रोसेस में चल रहा है, तब कौन शपथ दिलाएगा? तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। तो शपथ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 61 आर्टिकल, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया होगी। अच्छा, पहले तो यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा क्यों? अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है, संवैधानिक रीति रिवाजों से खिलवाड़ करता है, संवैधानिक प्रक्रियाओं को नहीं अपनाता है, तो राष्ट्रपति में क्या चलेगा? महाभियोग की प्रक्रिया होगी। तो संविधान के प्रावधानों का अगर उल्लंघन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आज चलाया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय इतिहास में भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अब तक नहीं चलाई गई है। लेकिन संविधान में वर्णित है कि ऐसी दशाएं कभी मौजूद हो जाती हैं कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब देखिए, 2 चीजें यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। एक तो राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत में ब्रिटेन से लिया गया है।
वहाँ के क्राउन से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है, वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से। ये ध्यान देने योग्य बात है। पद जो है राष्ट्रपति का ब्रिटेन के क्राउन से लिया गया है, हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, इस प्रक्रिया को अभी हम समझेंगे। पहले 62 अध्ययन कर लेते हैं। राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति भरने वाले की अवधि। अब ये बात करता है कि राष्ट्रपति किन कारणों से, किसी कारणों से राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो गई। अब किन कारणों से राष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो सकती है? कार्यकाल उसका पूर्ण हो सकता है, 5 साल का उसने अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, या राष्ट्रपति ने बीच में ही त्याग पत्र दे दिया हो, या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो, या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई हो, या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, या कोई भी और भी कारण हो सकता है। इन कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वह पद तत्काल रूप से उपराष्ट्रपति को सुपुर्द किया जाएगा और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा। लेकिन ये जो पद दिया जा रहा है राष्ट्रपति का, वो कितने देर तक होगा? कि जब तक इस राष्ट्रपति ने, जिसका पद खाली हुआ है, जिस दिन ये शपथ ग्रहण किया था, उससे 5 साल की अवधि पूरी होने तक ही ये बचे हुए ड्यूरेशन के लिए ये पद दिया जाएगा। कौन कौन धारण कर सकता है? उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति की भरने वाली अवधि की बात करता है। इसमें अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, महाभियोग उन पर लग के उनको हटा दिया गया, उनकी मृत्यु हो जाती है, या अन्य किसी कारण से, तब उपराष्ट्रपति को ये पद बचे हुए कार्यकाल के लिए दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को दिया जाएगा। तो हम लोगों ने 62 तक इन अनुच्छेदों का अध्ययन कर लिया। अब इसमें जो मुख्य चीजें हैं उस पर एक बार पुनः जो है डिस्कशन कर लिया जाए। जैसे महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया को समझना जरूरी है कि महाभियोग क्या होता है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया लाने का एक फार्मूला याद कर लें आप। इस फार्मूले को यदि आप याद कर लिए तो आप इम्पीचमेंट, आप महाभियोग को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। इसका फार्मूला होता है 1/4 + 14 + 2/3 + 2/3। इस फार्मूले को आप समझ लें तो आप जो महाभियोग शब्द से भागते हैं कि पता नहीं महाभियोग क्या है, तो ये महाभियोग आप समझ जाएंगे। अब देखिए 1/4 क्या है। महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? महाभियोग लोकसभा के सदस्य भी ला सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य। अब यहाँ पर 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान देना है। पहला क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? जो चुने गए हैं, मनोनीत नहीं, जो चुने गए हैं वही भाग लेते हैं। उसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभाओं के प्लस केंद्र शासित दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन इसमें भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसमें निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण ध्यान देने वाला है कि महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? तो महाभियोग में सभी भाग ले लेते हैं, निर्वाचित और प्लस मनोनीत। मनोनीत कौन होते हैं? तो मनोनीत आप जानते ही हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो ये 14 सदस्य भी भाग ले सकते हैं। तो निर्वाचन
में निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, महाभियोग में सभी ले लेंगे। ये चीज आपने ध्यान दे दिया। अब महाभियोग इस प्रक्रिया से लगाया जाता है, ये फार्मूला महाभियोग के। 1/4 क्या है? लोकसभा या राज्यसभा, जिस सभा में भी महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है उसके 1/4 सदस्य संख्या से अनुमोदित होना चाहिए। कितनी सदस्य संख्या से? 1/4। सपोज करिए कि लोकसभा में 245 सीट है, राज्यसभा में 545, तो 245 में 243 निर्वाचित और 2 मनोनीत, ये हो गए 245। 545 में 533 निर्वाचित और 12 मनोनीत। तो ये आप 545 या 245, इसका चाहे इसका राज्यसभा का चाहे लोकसभा का, इसका 1/4, इसका 1/4 मैंने चौथाई, यानी लगभग इसको मान लीजिए 6 चौका 24, लगभग 61-62 सदस्य जो है पहले उसका प्रस्ताव लाएंगे 1/4। अगर इसका लाते हैं तो लगभग 125 से 130 के आसपास मान लीजिए, और इसका लाते हैं तो 61 या 62 मान लीजिए। तो 1/4 सदस्य तो प्रस्ताव लाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? मान लीजिए प्रस्ताव हमने 14 मार्च को हमको लाना है। प्रस्ताव कब लाना है? 14 मार्च को लाना है। तो 14 दिन पूर्व, इस 14 का मतलब है सपोज करिए 28 मार्च को लाना है, 28 मार्च को हमको प्रस्ताव लाना है। तो इस 14 का मतलब है कि 14 दिन पूर्व, इससे 14 दिन पूर्व यानी 14 मार्च को ही हमको राष्ट्रपति महोदय को उस सभा द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है। तो 2 क्लियर हो गया कि जिस सभा द्वारा लाई जा रही है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित कर देना होगा। अगला क्या है? जिस सभा द्वारा प्रस्ताव, राज्यसभा द्वारा सपोज करिए प्रस्ताव पेश किया गया, तो राज्यसभा के सदस्यों का 245 का 2/3, इसका 2/3 सदस्यगण इसको अनुमोदित करेंगे राज्यसभा में, और राज्यसभा जब पारित कर देगी तो फिर 545 का 2/3 सदस्य लोकसभा में पारित करेंगे। मैंने 2/3 लोग लोकसभा में भी पास करेंगे और 2/3 लोग राज्यसभा में पास करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि जिस सभा द्वारा लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा प्रस्ताव। दूसरा कंडीशन क्या है? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा। तीसरा क्या है? जिस सभा में प्रस्तुत किया जाएगा 14 दिन बाद उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। और चौथा कंडीशन क्या है? अगली सभा में, अगर लोकसभा द्वारा लाया गया तो राज्यसभा में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। तो ये फार्मूला आप याद कर लें, 1/4, 14, 2/3, 2/3। ठीक है। निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, महाभियोग में सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इसको आपने समझ लिया होगा। अब राष्ट्रपति महोदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम अध्ययन कर लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला तथ्य यह है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य वैध होंगे। इसका मतलब समझिए आप कि सपोज करिए कि राष्ट्रपति ने कोई अपने पद पर राष्ट्रपति 4 साल तक बना रहा, 4 साल तक के बाद उस पर महाभियोग लाया गया, उसके संवैधानिक प्रावधानों की गड़बड़ी के कारण, संवैधानिक प्रावधानों का पालन न करने का और महाभियोग से उसको पद से हटा दिया गया।
तो और 4 साल बाद ही हटा दिया गया। तो क्या 4 साल विगत में जो उसने काम किया था उसको वैध माना जाएगा कि अवैध? तो ये संविधान व्यवस्था करता है कि उसके कार्यकाल के दौरान किए गए सारे कार्य क्या माने जाएंगे? वैध माने जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि राष्ट्रपति का पद जो है, पद ब्रिटेन से लिया गया है। पद कहाँ से? ब्रिटेन के क्राउन से लिया गया है। और इस पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लाई गई है? तो यूएसए से लाई गई है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, पद ब्रिटेन से, महाभियोग यूएसए से। अगला चीज की पॉइंट है कि भारत के इतिहास में अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की जो पुनर्निर्वाचन का प्रश्न पूछता है तो केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो ये आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराता है। कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग कराता है। ये आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? भारत निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन यदि निर्वाचन में कोई विवाद आ गया, निर्वाचन में विवाद आने की स्थिति में मामला कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, नोट कर लें। भारत में निर्वाचन कौन कराएगा राष्ट्रपति पद का? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। लेकिन निर्वाचन में यदि कोई विवाद आ गया तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दो चीजें यहां से क्लियर हो गई। निर्वाचन आयोग कराएगा और विवाद होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब होता है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन रहता है? पीठासीन अधिकारी कौन रहता है? भारत का जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन आयोग कराएगा, विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और पीठासीन अधिकारी कौन रहता है? तो लोकसभा या राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन रहेगा? ये बारी बारी रहते हैं लोग। लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। पीठासीन अधिकारी कौन रहेगा? लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। कौन रहता है? पीठासीन अधिकारी, लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। निर्वाचन आयोग द्वारा क्या होता है? निर्वाचन कराया जाता है। विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट देखता है। और पीठासीन अधिकारी लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है, जो बारी बारी अपना रहते। आगे देखते हैं। और राष्ट्रपति का अगर पूछता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ ग्रहण कराता है। अब एक यह है कि राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ने जाएगा तो काफी भीड़ हो जाएगी। हर आदमी चाहेगा कि हम राष्ट्रपति का अपना नेम फेम पाने के लिए कि राष्ट्र स्तर पर हमको लोग जान जाए, तो चुनाव का पर्चा दाखिला कर देगा। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। पहला यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है कि 50 जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। निर्वाचक मंडल का सदस्य मतलब चाहे वो सांसद हो, लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, तो कम से कम इतने प्रस्तावक रहेंगे 50, और 50 व्यक्ति ही क्या रहेंगे? अनुमोदक रहेंगे। तो कम से कम वही व्यक्ति पर्चा दाखिल करेगा, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा कि 50 उसके जो है प्रस्तावक सांसद हो जाए और 50 अनुमोदक। तो एक बड़ी संख्या है, 100 लगभग। जो लोग प्रस्तावक रहेंगे वही अनुमोदक नहीं रहेंगे, तो ये अलग अलग रहेंगे। तो 50 प्लस 100 लोगों का समर्थन चाहिए, 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। तो ये कठिन काम हो जाता है। तो 100 सांसदों का जो है कम से कम जो निर्वाचक मंडल में इनका समर्थन चाहिए, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। दूसरा क्या है कि इसका 15,000 रुपया जो है
जमानत राशि होती है। जब वो निर्वाचन के लिए जाएगा कोई व्यक्ति तो 15,000 जमानत राशि जमा करेगा। और चुनाव में मान लीजिए कि वोट उसने कुल जो मत पड़े उसका 1/6 से कम उसने पाया। अगर सपोज करिए कि 60 मत पड़े और वो मत जो है इसका 1/6 कर दीजिए तो ये हो गया 10 से उसने कम मत पाया तो उसकी ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और जमानत राशि जब्त होकर कहाँ चली जाएगी? RBI को चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो 50 निर्वाचक मंडल के प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, 15,000 उसकी जमानत राशि। अगर 1/6 से कम मत पाता है वो तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा, RBI को चला जाएगा। और बाकी और शर्तें जानी रहे कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये चीज़ें आप जो है जान गए। और इस पर आधारित जैसे आपने पिछले साल देखा होगा, विगत वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी, उनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया। अच्छा, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लें। जो महाभियोग शब्द है, महाभियोग जो शब्द है जिसको आपने आर्टिकल 61 में देखा, यह शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। लेकिन वहां पर महाभियोग शब्द न आके वहां पर होता है संसद की कार्रवाई द्वारा। संसद की कार्रवाई शब्द जो यूज हुआ है संसद की कार्रवाई द्वारा, और महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ रहा। बाकी महाभियोग में जो प्रोसेस है, जो फार्मूला हमने बताया 1/4, 14, 2/3 और +2/3, यह फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के लिए प्रक्रिया यही होगा कि 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव होना चाहिए, 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए, 2/3 से दोनों सदनों में पास होना चाहिए। प्रक्रिया वही रहेगी, बस यहाँ पर नाम दे दिया गया संसद की कार्रवाई और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग। तो उम्मीद है आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन समझ पाए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, थैंक यू।